तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर आपका है एनर्जी कंजर्वेशन का और आज आपके 350 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप आप लोग ना करें। और देखिए, आप लोगों को बता दें कि आपका जिन लोगों ने रीएवल्यूशन और स्क्रूटनी का फॉर्म भरा हो, तो रीएवल्यूशन और स्क्रूटनी दोनों का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग जाकर ठीक देख सकते हैं, टेलीग्राम पर हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर से देखें। एनर्जी कंजर्वेशन की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ठीक है। और आपको 350 MCQ टाइप क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन जो कि आसानी से आपको आ जाएंगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। और चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर ले। सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर से देखें, जरा भी स्किप ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा आपकी देखिए, ऊर्जा सबसे पहले आप ऊर्जा के बारे में जानें, ठीक। ऊर्जा 3 प्रकार की होती हैं। पहले आपकी आती है प्राथमिक व द्वितीयक, दूसरी आपकी आती है वाणिज्यिक व अवाणिज्यिक, तीसरा आपका आता है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरण। इन तीनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या होती है? कोयला, सौर ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और ए और सी दोनों। तो देखिए, आपका इसमें आंसर क्या है? कोयला और हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम संसाधन, मतलब कि ए और सी आपका ऑप्शन सही है। ए और सी आपका डी ऑप्शन सही है, ए और सी। कोयला और आपका हाइड्रोकार्बन मतलब कि पेट्रोलियम संसाधन, ये आपके कैसी होती हैं? अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। कोयले में कार्बन की मात्रा, देखिए यहाँ पर सभी साफ साफ एकदम लिखा हुआ है कि कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा 4 भागों में बांटा गया है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 27%, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 28 से 30%, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 78 से 86 और आपके एथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 94 से 98%, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपका। वीडियो को जरा भी आप लोग स्किप ना करें। इसके बाद देखिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या है आपके? बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, हाइड्रोजन ऊर्जा, आपका भूतापीय ऊर्जा और समुद्रीय ऊर्जा, ठीक। समुद्रीय ऊर्जा। इसके बाद आपका 5वां आता है कि निम्न में से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। निम्न में से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है आपके? बिजली, कोयला, समुद्री, ठीक, बिजली, कोयला, शुद्ध पेट्रोलियम और सभी। तो आपके ये ऑल जो कि है इसका आंसर होगा सभी, जो कि है आपके वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। इसके बाद आपका 6वां पॉइंट आता है कि प्रकृति में संग्रहित ऊर्जा स्रोत है। प्रकृति में संग्रहित ऊर्जा स्रोत आपके हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। क्या है? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। किस देश के पास वैश्विक कोयले का भंडार सबसे बड़ा है? ठीक, यूएसए के पास, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। अमेरिका के पास जो कि है विश्व का, ठीक, विश्व का सबसे वैश्विक कोयला भंडार है, ठीक। वैश्विक कोयला भंडार है और सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले का कौन करता है? तो वो करता है चीन, ठीक। उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है चीन और वैश्विक भंडार किसके पास है? अमेरिका के पास है। इस चीज़ में आप लोग बहुत कंफ्यूज है, ठीक। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। वैश्विक भंडार है कोयले का यूएसए के पास और कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? चीन, ठीक। देखिए, इसके बाद आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि विश्व के तेल भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान कितना है? आपका मतलब कि विश्व में आपके 45 वर्ष तक आपकी है जो कि है तेल भंडार। 45 वर्ष के बाद आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तेल भंडार, ठीक है, विश्व में। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है। भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत कितनी है? भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत है 1/29 1/29, ठीक। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि दुनिया में कोयला और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? आप लोग बताएंगे। निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है आपके कोयला, तेल, आपका गैस और लकड़ी। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कौन कौन से है? जलाने वाली लकड़ी, पशु का गोबर, किसी अपशिष्ट या सभी। तो आपका देखिए इसका आंसर आएगा क्या? सभी। आपके ये सभी क्या है? आपके नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं आपके? पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी और विद्युत और जल विद्युत, ठीक। तो ये सभी जो कि आपके क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आपके, ठीक। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आपके गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपके हैं कोयला, तेल, गैस, ये सभी आपके क्या है? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
कोयले के समस्त भंडार कितने सन तक खत्म हो जाएगा? कोयले का समस्त भंडार आपका 2250, ठीक, 2250 तक जो कि आपका कोयले का भंडार खत्म हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत के मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है कौन सा? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा को हम अप्रत्यक्ष ऊर्जा के रूप में मानते हैं, ठीक। और देखिए इसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। आपका रिन्यूएबल एनर्जी और आपका अक्षय ऊर्जा हम किसको कहते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही हम अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व की औसत का प्रतिशत, ठीक, विश्व औसत का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? आपका 20% है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण में निम्न में से किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कि वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान होता है। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक ऊर्जा में क्या जीवाश्म ईंधन की कुल कितनी प्रतिशत है? प्राकृतिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन कुल कितनी प्रतिशत है? 85%। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नवीनीकरणीय अक्षय ऊर्जा दोनों एक ही है, ठीक है, अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक। आपका सौर ऊर्जा, पवन तेल, भूतापीय या कच्चा तेल, तो कच्चा तेल इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उन्हें कहा जाता है अक्षय ऊर्जा, मतलब कि जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब काफी लंबे समय तक चलेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत की बिजली के लिए वर्तमान की मांग कितनी है? वर्तमान की मांग में कमी है, कितनी कमी है? 14% की कमी है। 23 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ग्रीन हाउस गैस में अन्य गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस में अन्य गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्स, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका ओजोन और जलवाष्प, ये सभी जो कि है इसमें होते हैं ग्रीन हाउस गैस में। 24 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? दोनों, मतलब कि पराबैंगनी किरणें और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पराबैंगनी किरणें, ये दोनों से ही आपकी जो की है ओजोन परत क्षय हो रही है। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषक हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन दोनों का योगदान है किसमें? अम्ल वर्षा में। 26 नंबर का क्वेश्चन 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इमारतों में दरार क्यों पड़ती है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SO2 चूना पत्थर द्वारा अपशिष्ट होकर उसे जिप्सम में बदला जाता है, जिससे आपकी क्या होती है? आपकी इमारतों में दरार आ जाती है, ठीक। 27 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है? तो कोयले से बनाई जाती है, सभी लोगों को पता है, ठीक। भारत का दुनिया में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भारत का, ठीक है, चौथा स्थान है कोयला और लिग्नाइट उत्पादित करने में। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी कितनी है? तो 36%, ठीक, 36% आपके तेल की हिस्सेदारी है। भारत में ऊर्जा की सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होती है? आपका 49% होती है औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक। औद्योगिक क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा होती है। प्राकृतिक गैस किन गैस का मिश्रण होता है? प्राकृतिक गैस आपकी किन गैसों की मिश्रण होती है? मीथेन 50%, ईथेन 20% और आपका प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन आपके कितनी 10% और बाकी की अन्य गैसें होती हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन है आपका कोयला, जीवाश्म ईंधन आपका कोयला है। संयंत्र गुणक मतलब कि आपका प्लांट, आपका फैक्टर क्या होता है? प्लांट फैक्टर, पावर फैक्टर का सूत्र, ठीक, प्लांट फैक्टर सॉरी, ठीक। संयंत्र गुणक का सूत्र क्या होता है आपका? संयंत्र पर औसत भार AL अपॉन संयंत्र की निर्धारित क्षमता AC। 34 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 28 से आपका 30% थी, 28 से 30%। आपको देखिए कार्बन की मात्रा सभी की याद करनी है, लिग्नाइट की, ठीक। आपको जितने भी 4 प्रकार के कोयले होते हैं सभी की कार्बन की मात्रा याद जरूर से करनी है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में अंदर प्रवेश करने से कौन रोकता है? आपका ओजोन परत रोकती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणें आपकी पृथ्वी के अंदर ना आने पाए, इनको जो की है आपकी कौन रोकती है? ओजोन परत जो की है रोकती है। इसके बाद 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ओजोन 38 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत क्षय होने के क्या कारण होते हैं, ठीक।
क्या ओजोन परत अगर हमारी क्षय हो जाए तो उससे हमें क्या क्या बीमारियां या क्या क्या नुकसान होंगे। कैंसर जैसी नकारात्मक बीमारियां बढ़ जाती हैं अगर आपकी ओजोन परत क्षय हो जाए तो। 40 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, 39 नंबर का क्वेश्चन सॉरी। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है? सांस लेने में परेशानी होती है। अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो कि बढ़ जाएगी तो हम लोगों को सांस लेने में जो कि दिक्कत या परेशानी होगी। 40 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस ईंधन में GCV और आपका NCV के बीच अंतर अधिकतम होता है? तो प्राकृतिक गैस के अंतर्गत निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, क्या नहीं है? आपकी बिजली। बिजली आपकी जो कि है प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होती है, इसको मानव जो कि है बनाते हैं। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सोलर ऊर्जा कुकर का तापमान कितना होता है? आपका 108 से 160 डिग्री सेल्सियस। इन सभी के बारे में आपको सोलर कुकर, सोलर जल हीटर, सोलर ड्रायर, इन सभी के बारे में आपको नोट से पढ़ना है, ठीक। हम आपको कल दे देंगे। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आना है कि सोलर जल हीटर के अंदर का तापमान कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक। भारत में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन कोयले से होता है? आपका 55%। कोयले का उत्पादन भारत में ज्यादा होता है, कहां पर होता है? आपका देखिए, आपको ये सारे ऑप्शन नहीं देगा, केवल आपको एक सही ऑप्शन देगा, बाकी के 3 गलत देगा। तो आपको ये सारे याद होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, झारखंड। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि देश में ऊर्जा की खपत में प्राकृतिक गैस की खपत कितनी प्रतिशत होती है? तो आपका 8.6%। 47 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जल शक्ति में विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा में उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा जल शक्ति द्वारा उत्पादित है? तो आपका 25%। कितना? 25%। इसके बाद आपका आता है 48 नंबर का क्वेश्चन कि आपका निम्न में से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से है? तो बायोगैस और आपका सौर ऊर्जा, ये आपके क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। शुद्ध पेट्रोलियम ऊर्जा है? शुद्ध पेट्रोलियम आपकी वाणिज्यिक ऊर्जा है। कैसी है? वाणिज्यिक ऊर्जा है। पशु का गोबर कैसी ऊर्जा स्रोत है? तो आपका अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। आपका क्या? पशु का गोबर। आपका ठीक अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है क्या? आपका पशु का गोबर। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या है? ऊर्जा को बचाना। देखिए, ऊर्जा संरक्षण आपका क्या होता है? ऊर्जा को कम से कम खर्च कैसे करें, ऊर्जा को हम बचाएं कैसे, तो यही सब उपाय आपके ऊर्जा संरक्षण कहलाते हैं। दूसरा आपका आता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 2002। अच्छे से याद कर ले इसको। दक्षता ब्यूरो की स्थापना आपकी 1 मार्च 2002 को हुई थी, ठीक है। सभी लोग अच्छे से इसको याद कर लें। चौथा आपका आता है कि ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है? ऊर्जा की हानि आपकी किस रूप में होती है? ऊर्जा की आपकी हानि इन सभी रूप में होती है। आपकी इलेक्ट्रिकल, ठीक, हीट, और आपकी केमिकल और मैकेनिकल, इन सभी रूप में आपकी ऊर्जा की हानि होती है। पांचवा आपका आता है कि हमारी ऊर्जा के उपयोग की दर, ऊर्जा की उत्पादन दर से कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। छठवां है, भारत में कोयले का भंडार लगभग कितने वर्ष तक चल सकता है? तो 200 वर्ष तक आपका केवल भारत में कोयले का भंडार बचा हुआ है, ठीक है। सातवां आपका आता है कि आपके ऑडिटर, ठीक, लेखक परीक्षक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, द्वारा आपकी ऊर्जा की खपत की जानकारी किसको दी जाती है? आपकी BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। अच्छे से याद कर ले इसका फुल फॉर्म, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में कब रखा गया? तो 8 मार्च 2010 में आपका ऊर्जा संरक्षण या संशोधन बिल आपका लोकसभा में रखा गया था। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि BEE की स्टार रेटिंग योजना को किसके द्वारा लागू किया गया है? तो माननीय पावर मंत्री द्वारा 2006 में इसको लागू किया गया था, ठीक। माननीय पावर मंत्री द्वारा, सॉरी, ठीक है। 10वें नंबर पे है आपका कि ब्यूरो का प्रधान किसको नियुक्त किया जाता है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को ब्यूरो का प्रधान नियुक्त किया जाता है। 11 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ब्यूरो का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। BEE की स्टार रेटिंग किन उपकरणों पर लागू की जाती है? देखिए, पंखे, पानी हीटर, पानी का पंप, ठीक, वॉशिंग मशीन, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक, कंप्यूटर और आपके कलर टेलीविज़न, टीवी, ठीक है। आपका देखिए BEE की स्टार रेटिंग है क्या? देखिए, BEE की स्टार रेटिंग को आप साधारण भाषा में समझे, आपकी जो 5 स्टार रेटिंग होती है, ठीक, 5 स्टार रेटिंग आपकी होती है, तो यही आपकी क्या कहलाती है? BEE की स्टार रेटिंग, ठीक। जितने स्टार ज़्यादा होंगे आपके जो उपकरण हैं, इन सभी उपकरण, ठीक, जितने स्टार आपके ज़्यादा होंगे आपका उपकरण उतना ही अच्छा होगा और उतनी ही कम बिजली जो कि है खाएगा वो उपकरण, ठीक है। BEE की स्टार रेटिंग योजना को कितने सन में लागू किया? तो 2006 में माननीय पावर मंत्री द्वारा BEE की स्टार रेटिंग योजना को शुरू किया गया था।
इसके बाद आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाणिज्यिक भवन पर कितना कनेक्टिंग लोड होता है। तो वाणिज्यिक भवन पर आपका 500 किलोवाट से आपका 600 किलोवाट एम्पियर तक का लोड होता है। आपका केवीए क्या होता है, ठीक है, केवीए क्या होगा, किलो वॉट एम्पियर, किलो वोल्टेज एम्पियर, किलो वोल्टेज एम्पियर। इसमें वोल्ट का मतलब आपका 1000 होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम केवीए में लिखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम केवीए में लिखते हैं और मोटर की रेटिंग को हम किलो वॉट में लिखते हैं। अब आपको याद होगा अच्छे से कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम केवीए में लिखते हैं और आपकी मोटर की रेटिंग को किलो वॉट में लिखते हैं। जी आपको ये चीज़ें, आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आपको आगे तक काम में आएगी, ठीक। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा दक्षता सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस निधि की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि, केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि आपका सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फाउंड, ठीक। इसके बाद हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जिन इमारतों में आपका क्या कनेक्टेड लोड 50 आपका 500 किलोवाट या 600 केवीए या इससे ज़्यादा लोड का उपयोग होता है, तो उस किस उद्देश्य को दर्शाता है, आपका व्यापारिक उद्देश्य, व्यापारिक रूप में ही आपका जो कि इतना लोड उपयोग होगा। लगभग कितने मेगावाट क्षमता विद्युत क्षेत्र में केवल ऊर्जा दक्षता के माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है या किया जाता है। तो आपका कितना 25,000। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जा की लागत में क्या आता है, कमी आती है। क्या आती है, ऊर्जा में आपकी क्या आती है, कमी आती है। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जब प्रदान की गई ऊर्जा के अधिकतम भाग का उपयोग कार्य करने के लिए होता है, तब ऐसे उपकरण या प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी इफिशिएंसी, अधिकतम ऊर्जा दक्षता, हम ऐसी स्थिति को कहते हैं। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण भवन क्रोड को दिशा निर्देश कौन तैयार करता है, BEE का सभी लोग फुल फॉर्म बताएं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अगर किसी उपकरण की रेटिंग ज़्यादा होती है तो क्या होता है, ऊर्जा खपत कम होती है। जितनी ज़्यादा आपकी रेटिंग होगी उतनी वो आपका उपकरण ऊर्जा का खपत कम करेगा, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि पावर खपत बराबर आपका होता है 1 विद्युत यूनिट। पावर खपत बराबर कितना होता है, 1 विद्युत यूनिट। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि जिन वातानुकूलन का मान कितने से कम होता है उन्हें भारत में ना बनाया जाता है और ना ही बेचा जा सकता है। 3.1 से अगर आपका कम होगा तो उन्हें ना ही भारत में बनाया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण भवन क्रोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना एवं निर्माण को जाना जाता है। तो कितना, बिल्डिंग को। 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र आपका पीएटी के अंतर्गत आता है। पीएटी क्या होता है, पीएटी आपको आगे बता देंगे, पीएटी का फुल फॉर्म, ठीक है। पीएटी क्या है, वाणिज्यिक भवन। वाणिज्यिक भवन आपका किसके अंतर्गत आता है, पीएटी के अंतर्गत आता है। पीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएटी का फुल फॉर्म होता है आपका परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ठीक। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा तीव्रता का अनुपात कितना होता है, ईंधन की खपत अपॉन जीडीपी, ईंधन की खपत अपॉन जीडीपी। ऊर्जा दक्षता क्या है, ऊर्जा दक्षता क्या है, दैनिक जीवन में और कारखानों आदि में लगने वाली ऊर्जा को कम करने तथा पूरी तरह से सही प्रयोग करने के लिए हम क्या कहलाता है, ऊर्जा दक्षता कहलाती है। मतलब कि ऊर्जा को हम ठीक किस तरह से सही उपयोग में ला सकते हैं वो हमारा ऊर्जा दक्षता कहलाती है। 31 नंबर का क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रधान किसको बनाया गया है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को। ऊर्जा दक्षता का, ऊर्जा संरक्षण नहीं, ऊर्जा दक्षता का ब्यूरो प्रधान किसको बनाया गया है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को। एसी एक्ट 2001 के तहत एक ब्यूरो की स्थापना की गई। कौन सा ब्यूरो था, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा दक्षता हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। ऊर्जा दक्षता हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी के द्वारा आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 35 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 14 दिसंबर को कौन ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ठीक, विजेताओं को देते हैं तो प्रधानमंत्री देते हैं, ठीक। भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है, तो कोयले से भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाई जाती है। अब आपको बताना है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन सी, तो बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सभी, ठीक। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि पशु का गोबर से क्या कौन सी ऊर्जा स्रोत बनाया जाता है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत आपका बनता है किससे, पशु का गोबर से। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि शुद्ध पेट्रोलियम कैसी होती है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है आपका क्या, शुद्ध पेट्रोलियम। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा ईंधन है या स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन है आपका क्या, कोयला।
आपका जीवाश्म ईंधन का योगदान में होता है, जीवाश्म ईंधन का योगदान में होता है, क्या होता है, ए और सी दोनों, जल प्रदूषण और आपका वायु प्रदूषण, ये दोनों आपके होते हैं जीवाश्म ईंधन के योगदान। ठीक है। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पावर स्टेशनों, ऑटोमोबाइल हीटिंग सिस्टम में कोयला, तेल और गैस ईंधन से कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इससे निर्माण होता है। 43 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर सबसे ज़्यादा इसका योगदान होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्न में से कौन सी गैस बादलों में पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय वर्षा करती है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करके जो कि है अम्लीय वर्षा करती है। विश्व में तेल भंडार का आखिरी समय कब तक है, आखिरी समय कितना है, 45 वर्ष तक जो कि है आपके तेल भंडार 45 वर्ष के बाद जो कि समाप्त हो जाएंगे। कोयले के समस्त भंडार कितने सन तक खत्म हो जाएंगे, तो दो आपके 2250 मतलब लगभग 200 वर्ष आपके जो कि है तेल भंडार आपके कोयला भंडार जो कि ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षय होने का कारण क्या है, ओजोन परत के क्षय होने का कारण आपका है पराबैंगनी किरणें और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के क्षय होने का कारण है। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। 29 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है 49 नंबर का क्वेश्चन आता है ऊर्जा उपयोग की दर ऊर्जा उत्पादन की दर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि 14 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आपका 14 दिसंबर को दिया जाता है। 50 अब इसके बाद आपका देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि फिर से आपका 1 नंबर से शुरू होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर को आपका पावर सब स्टेशन से उपभोक्ता तक कौन पहुंचाता है, तो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। इन सभी टॉपिक के बारे में हम आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देखें। ठीक है। देखिए इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज पूरी अच्छे से और आप सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको जो कि है कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक। आप पक्का ही जो कि है अच्छे नंबरों से पास होंगे। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एसी और डीसी सप्लाई सिस्टम और आपका दूसरा होता है ओवरहेड और अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम। इन दोनों के बारे में आपने ट्रांसमिशन में डिटेल से पढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन आपका कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, तो 3, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो 3 प्रकार के आपको इस भागों में बांटा गया है। चौथा आपका है कि उत्पादन तथा संचरण में किन एसी सिस्टम का यूज करते हैं, तो आपका इसका आंसर है क्या, 2 फेज 3 वायर। ठीक है। 3 फेज 3 वायर। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में किस एसी सिस्टम का यूज करते हैं, तो 3 फेज 4 वायर का। किसका, 3 फेज 4 वायर का। अब इसके बाद एसी पावर सप्लाई, इसके बारे में आपको डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं। ठीक। नोट्स क्या हैं इसके, जनरेटिंग स्टेशन पर विद्युत का उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है तथा जो आपस में समांतर में जुड़े होते हैं। उत्पादन वोल्टता 11 kV होता है। ज़्यादातर प्राइमरी ट्रांसमिशन 66 kV और आपका 132 kV और आपका 220 और आपका 400 kV पर ऑपरेट होते हैं। 400 kV नहीं, 400 यहाँ पर वोल्ट होगा। ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शहर के बाहरी हिस्सों को 132 kV विद्युत पावर का संचरण 3 फेज 3 वायर शुरू पड़ी लाइनों के द्वारा किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन हम इसको कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक। इसके बारे में भी जो कि आपको सभी के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं। ठीक। इन सभी के बारे में आप लोगों ने ट्रांसमिशन में भी पढ़ा है, पावर प्लांट में भी पढ़ा है। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक संचरण लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। इस सब स्टेशन पर 33 kV को आपकी 11 kV में और 3 फेज 3 वायर में घटाया जाता है। यह 11 kV की लाइन रोड के समांतर चलती है। क्या, पावर आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। P और D का मतलब यहाँ पर क्या है, P/D का मतलब है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वितरण तंत्र में होने वाली हानि ही पूरी तंत्र में होने वाली क्या होती है, पावर लॉस होती है। हमने आपको डिटेल से पढ़ा दिया इन सभी टॉपिक के बारे में। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या है, 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में
उपयंत्र तथा तार के द्वारा लॉसेस होते हैं, इस प्रकार की हानि क्या कहलाती है? आपकी टेक्निकल लॉसेस कहलाती हैं, जो आपके उपयंत्र तार के द्वारा होते हैं। ठीक है, कौन सी हानि कुल वैद्युत हानि का 1/4 से 1/3 होती है? आपके फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस क्या होते हैं? फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस आपके 1/3 से 1/4 होते हैं। आपके देखिए कुल वैद्युत हानि की 2/3 से 3/4 होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। क्या होते हैं? वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तकनीकी हानियों के कारण होने वाले कारण, तकनीकी हानि के होने वाले कारण ये सभी आपके हैं। क्या? अयोग्य उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, पंप, विद्युत मशीन, वितरण लाइनों में अयोग्य अयोग्य साइज का कंडक्टर, ठीक, लंबी वितरण लाइन, आपके फेज में लोड का बैलेंस ना होना, तो ये सभी आपके टेक्निकल लॉसेस के कारण हैं। सूखे मतलब ड्राई ट्रांसफार्मर में कूलिंग किसके द्वारा करते हैं? तो साधारण वायु, जो आपकी प्राकृतिक की वायु होती है उसके द्वारा हम जो कि है इसमें कूलिंग का कार्य करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि एनुअल फिक्स चार्ज निम्न में से हैं। एनुअल फिक्स चार्ज क्या है? ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मापन, ये सभी क्या है? एनुअल फिक्स चार्ज होते हैं। एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज क्या है? आपके देखिए इंश्योरेंस, ठीक, इंश्योरेंस जो आप कराते हैं, टैक्स वगैरह, जल, तेल, ये आपके सभी है एनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, एनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दूसरे लेसन के हैं आपके। ठीक है, लेसन 2 आपका जो था, तो देखिए हमने आपको डिटेल से पढ़ा है आपको एक लेसन के बारे में, ठीक, और 2 लेसन इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको सभी टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं। प्रति वैद्युत यूनिट कीमत कितनी होती है? एनुअल फिक्स कॉस्ट प्लस एनुअल ऑपरेटिंग अपॉन क्या है? यूज यूनिट बाय कंज्यूमर। यूज यूनिट बाय क्या है? कंज्यूमर। यह कौन सा टैरिफ है? आपका सिंपल रेट टैरिफ होता है। क्या? ये, ठीक है। 22 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जो टैरिफ उपभोक्ताओं के लोड की प्रकृति पर निर्भर करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्लैट रेट टैरिफ। इसके बाद जिस टैरिफ में उपभोक्ताओं से प्रति मास व प्रति वर्ष के हिसाब से नियत धनराशि लिया जाता है, तो आपका कहलाता है क्या? फ्लैट डिमांड टैरिफ। 24 नंबर का आपका आता है कि जिस टैरिफ में विद्युत उपकरण की संख्या बढ़ाने पर विद्युत प्रभाव कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेप रेट टैरिफ। क्या कहते हैं? स्टेप रेट टैरिफ। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि स्टेप रेट टैरिफ का विकसित रूप क्या है? स्टेप रेट टैरिफ का विकसित रूप है क्या? ब्लॉक रेट टैरिफ। ठीक है, क्या है? ब्लॉक रेट टैरिफ। आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक, तो जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि जिनमें फिक्स चार्ज एवं रनिंग चार्ज के रूप में विद्युत प्रभाव उपभोक्ताओं से लिया जाता है, तो आपका क्या कहते हैं? 2 पार्ट टैरिफ। टोटल चार्ज बराबर क्या होता है? फिक्स चार्ज प्लस रनिंग कॉस्ट अपॉन क्या है आपका? TW प्लस TWH, किलोवाट और किलोवाट हावर। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि जिसमें उपभोक्ताओं से अधिकतम मांग के आधार पर विद्युत चार्ज लिया जाता है, वो आपका कहलाता है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। क्या कहलाता है? मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। अगर देखिए आप लोगों ने एक बार केवल पढ़ा ही है तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, पावर फैक्टर को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो cos फाई के द्वारा प्रदर्शित। सभी लोगों को जो कि पता है, 2-3 बार हम आपको बता चुके हैं पावर फैक्टर के बारे में। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न शक्ति गुणांक लो पावर फैक्टर क्या होता है? लो पावर फैक्टर पर कार्य करती है आपकी मोटर, आर्क लैंप, प्रतिदीप्त लैंप और आपका विसर्जन लैंप, ये सभी आपके लो पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। देखिए आपका डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? सभी फैन, आपका लाइट, फैन, रेडियो, टीवी, ठीक, आपका ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, हीटर, आपका कुकर, फ्रिज, कूलर, एसी, पंप, ये आपके क्या आते हैं? डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप इन सभी के नाम आपको याद करने होंगे। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत आते हैं आपके क्लीनर, ठीक, आपकी एडवर्टाइजमेंट, ठीक, दुकान की लाइट, फैन, डेकोरेशन, ये सभी आपके आते हैं कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक लोड के अंतर्गत। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र है, देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इसके बाद मांग गुणांक, डिमांड फैक्टर का सूत्र आपका होता है अधिकतम मांग, MD अपॉन संयोजित भार, ठीक, संयोजित भार CL, ठीक है। इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि फुल फॉर्म, ठीक, फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 14 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है 14 दिसंबर को। KVA में कितने, KVA में किलो का मतलब कितना होता है? तो 1000 होता है किलो का मतलब, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि कोयले का समस्त भंडार कितने समय तक क्या होता है? रिक्त हो जाता है?
रिक्त हो जाएगा तो आपका 2250 तक, मतलब कि 200 वर्ष बाद आपका कोयले का भंडार जो कि है समस्त मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि तेल का भंडार लगभग कितने समय बाद खत्म हो जाएगा, तो 45 वर्ष बाद आपका खत्म हो जाएगा तेल का भंडार। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि जब विद्युत यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह आपके मोटर कहलाते हैं, जो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। आपके देखिए लोरेंट बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर I इंटू एल इंटू बी। लोरेंट बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर I इंटू एल इंटू बी। मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का समीकरण लिखिए। देखिए मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का समीकरण क्या होगा, आपके कोणीय वेग इंटू टी, 42 नंबर का क्वेश्चन है कि अपूर्णित लाइनों में दोष उत्पन्न हो जाने पर उसकी मरम्मत का कार्य कौन करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रीशियन इसका जो कि है मरम्मत का कार्य करते हैं। जब आपकी लाइट वगैरह ख़राब हो जाती है तो वह काम कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन करता है। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत वितरण उपकेंद्र पर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है, 11 kV या आपका 400 वोल्ट अपचालित ट्रांसफार्मर जो कि हम स्थापित करते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि BEE की स्टार रेटिंग में कौन कौन से उपकरण आते हैं, पंखा, मोटर, कंप्यूटर, इनमें से कौन से, तो सभी आते हैं ये आपके स्टार रेटिंग के अंतर्गत। BEE का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा की हानियाँ किस रूप में होती हैं, आपकी सभी के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हीट और आपकी चिमनी, देखिए केमिकल, सॉरी। ठीक, अगर आप जो कि है एक बार ब्रह्मास्त्र सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, केवल आपको पेपर के टाइम एक बार पढ़ना होगा, बस आपका जो कि ये पेपर आसानी से निकल जाएगा। BEE की स्टार रेटिंग योजना कब शुरू की गई थी, 2006 में। ऊर्जा के उपयोग की दर ऊर्जा उत्पन्न दर से क्या है, कम है, देखिए अधिक है, सॉरी। आपकी ऊर्जा उपयोग की दर आपकी ऊर्जा उत्पन्न दर से क्या है, अधिक है। आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है कम और ऊर्जा उपयोग होती है ज़्यादा। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण बिल लोकसभा में कब जो कि है रखा गया, तो 8 मार्च 2010 को जो कि है ऊर्जा संरक्षण बिल रखा गया था। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन PCRA का गठन कब हुआ था, तो 1977 में। I²R लॉसेस कहलाते हैं। I²R लॉसेस क्या कहलाते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। आपका पहला MCQ टाइप क्वेश्चन है कि द्रव को खींचने तथा गतिमान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सभी लोगों को पता है कि द्रव को खींचने और गतिमान करने के लिए हम पंप का उपयोग करते हैं। किसका, पंप का उपयोग करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि पंप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पंप का उपयोग देखिए डीजल इंजन में सिंचाई के लिए और द्रव चालित मशीनों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी स्थान से दूषित वायु को निकालकर वहाँ स्वच्छ वायु पहुँचाना क्या कहलाता है, आपका देखिए आपका वेंटिलेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संवातन। अच्छे से याद रखिएगा आप, हिंदी में इसको कहते हैं संवातन और इंग्लिश में कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन की सहायता से हम अपने घर की दूषित वायु को वातावरण में छोड़ते हैं और वातावरण की शुद्ध वायु को अपने घर के अंदर लाते हैं। ठीक, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली मोटर कौन सी होती है, आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहलाती है। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फ्रिज को कितने तापमान पर रखकर जो कि है हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, मतलब कि अपनी बिजली को बचा सकते हैं, तो 37 डिग्री से आपका 400 डिग्री तक रखकर हम फ्रिज को अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से शीतलन उपकरण में ऊर्जा दक्षता अनुपात कितना होता है, तो 95 होता है। ठीक, 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा किसी विशेष स्थान को वातानुकूलन किया जाता है, तो संवातन द्वारा, वेंटिलेशन के द्वारा किसी भी स्थान को वातानुकूलन किया जा सकता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि संवातन के द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, दूषित वायु को बाहर छोड़ा जाता है और आपकी स्वच्छ वायु को आपके घर के अंदर लाया जाता है, किसके द्वारा, वेंटिलेशन के द्वारा। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि द्रव पंप साधारणतया कार्य करता है, द्रव को क्या करता है, निम्न तल से उच्च तल पर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है रिफ्रिजरेशन सिस्टम में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए रासायनिक विधि का भी प्रयोग करते हैं हम, यांत्रिक विधि का भी प्रयोग करते हैं और आपके संपर्क विधि का भी प्रयोग करते हैं, तो सभी इसका आंसर आएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि पंप में निम्न में से कौन सी दक्षता नहीं है, तो देखिए मोनोमीटरी दक्षता और यांत्रिकी दक्षता, तो ये दोनों दक्षताएं नहीं होती हैं।
12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बिजली के उत्पादन का कितनी प्रतिशत खर्च हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग मतलब कि आपका HVAC में आता है। कितना आता है? 35%। 13 नंबर का क्वेश्चन आता है कि HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड AC। क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड AC। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ऊर्जा की कुल मात्रा कितनी होती है? तो आपका 85% इसमें जीवाश्म ईंधन की मात्रा होती है प्राथमिक ऊर्जा में। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक पंप में इम्पेलर में व्यास के बढ़ने से क्या होता है? आपके प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से कमी आती है। किसमें कमी आती है? आपके इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से डिस्चार्ज दबाव पर एक ही पारस्परिक वायु कंप्रेसर अधिकतम बिजली की खपत करेगा। कितनी खपत करेगा? 9 PSI। कितना? 9 PSI। 18 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि समुद्र की सतह की तुलना में अधिक ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का आपका प्रदर्शन कम होता है। क्या होता है? यह सच है या झूठ? यह आपका सच है। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलिंग का उद्देश्य है। क्या है? आपका संपीड़न के काम में कम करना। संपीड़न के काम को क्या करना? कम करना। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि एक फ्रिज में ठंडा कॉइल पर ठंडा का गठन क्या होता है? आपका बिजली की खपत को बढ़ाता है। बिजली की खपत को क्या करता है? बढ़ाता है। इसके बाद आपका 21 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक प्रशीतन प्रणाली में आपके विस्तार डिवाइस के बीच क्या जुड़ा होता है? आपका देखिए संघनित्र और आपका बाष्पीकरण जुड़ा होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि नमी का 1 किलोग्राम प्रति शुष्क वायु का किलोग्राम के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? आपका निरपेक्ष आर्द्रता। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन इसके बाद आता है कि कंप्रेसर में एक एयर ड्रायर का मूल्य कार्य क्या होता है? आपके देखिए आफ्टर कूलर के आपका डाउन स्ट्रीम पर नमी निकाले। आपका आफ्टर कूलिंग के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकालना होता है। 24 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एयर कंडीशनर के स्टार लेवलिंग में प्रयोग पैरामीटर है। क्या है? आपका EER हमने आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं हम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है। TR में प्रशीतन लोड जब आपका 30 मीटर स्क्वायर प्रति हावर पानी को 14 डिग्री सेल्सियस से आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? 74.4। 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राउल्ट के नियम से नकारात्मक विचलन वाले सर्द शोषक मिश्रण के लिए आपका मिश्रण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। क्या होता है? आपका मिश्रण प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो जाती है। 27 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका कच्चा तेल जो कि है अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में नहीं आता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि तेल समकक्ष के टन बराबर होता है। क्या होता है? उपरोक्त सभी 10 × 10⁶ ठीक आपका 11,630 kWh और आपका देखिए 41,870 ठीक mJ। तो ये सभी होता है तेल समकक्ष के टन बराबर। इसके बाद आपका 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस ईंधन को GCV तथा NCV के बीच का अंतर अधिकतम है? आपके प्राकृतिक गैस के। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 किलो लकड़ी में 15% नमी और 7% हाइड्रोजन होता है। 1 किलो लकड़ी के पूर्ण दहन होने के बाद आपकी कितनी वाष्प उत्पन्न या मतलब स्टीम उत्पन्न होती है? तो आपकी 0.78 किलोग्राम ठीक आपकी स्टीम उत्पन्न होती है। इसके बाद देखिए 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऊर्जा स्रोत जो अटूट है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षय ऊर्जा आपकी क्या है? अनलिमिटेड है। आपकी सबसे ज़्यादा अक्षय ऊर्जा जो कि है पाई जाती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अप्राय ऊर्जा स्रोत के नाम में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अक्षय ऊर्जा को ही हम कहते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अक्षय ऊर्जा स्रोत जो कि है दोनों एक ही चीज़ होती हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न विश्व गैस के भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान कितना है?
देखिए विश्व गैस के भंडार के आखिरी समय तक रहने का अनुमान कितना है आपका 65 वर्ष। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि ईंधन के दहन से निम्न घटकों के निकलने से अम्लीय वर्षा होती है। तो आपका देखिए SOX और आपका NOx। 35 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत की बिजली के लिए वर्तमान प्रतिशत की मांग में कमी कितनी है? आपकी 14% कमी है। 36 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि भारत की ऊर्जा की तीव्रता विश्व औसत का कितने गुना है? कितने गुना है आपका? 1.5 गुना है आपका, 1.5 गुना। ठीक। 37 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जीडीपी की प्रति यूनिट ऊर्जा की खपत को निम्न कहा जाता है, ऊर्जा की तीव्रता कहा जाता है। आपकी जीडीपी की प्रति यूनिट ऊर्जा की खपत को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की तीव्रता कहते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की प्रति व्यक्ति खपत विश्व औसत का कितने प्रतिशत है? 20% है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय वितरण प्रणाली के लिए कौन सा वोल्टेज उपलब्ध नहीं है? आपका 280 वोल्ट का वोल्टेज आपका जो कि है उपलब्ध नहीं है। इसके बाद 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बिजली की हानि किस पर निर्भर करती है? आपके सभी पर। देखिए लोड का प्रतिरोध पर, लोड के करंट पर, और लोड आपकी लाइन की किस पर? लाइन की लंबाई पर, लाइन के करंट पर और लाइन के प्रतिरोध पर। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर डैश और आवासीय शक्ति का अनुपात है, क्या है? सक्रिय शक्ति। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि आपूर्ति वोल्टेज में 10% की कमी मोटर के टार्क को डैश बदलते हैं कितने? 19% में। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा दक्ष मोटर्स अनुप्रयोग के लिए अनुकूल है? तो आपका इसका क्या होगा आंसर? पंच प्रेस इसका आंसर होगा। 45 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि एसी मोटर की गति आपका डैश पर निर्भर करती है, तो किस पर? ए और बी दोनों, आपकी फ्रिक्वेंसी पर और पोल की संख्या पर। ठीक है। इसके बाद 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि निम्न में से कौन सी मोटर सबसे अधिक दक्ष है? निम्न में से कौन सी मोटर सबसे अधिक दक्ष है? तो आपका TEFC मोटर आपकी सबसे अधिक दक्ष है। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 6 पोल वाली मोटर की समकालिक गति 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर परिचालन डैश है, कितना है? 1000। कितना? 1000। 48 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है, क्या है? ऊर्जा तीव्रता का अनुपात आपका होता है ईंधन की खपत प्रति आपका ईंधन की खपत और आपका जीडीपी। आपका क्या? ईंधन की खपत और जीडीपी। इसके बाद 49 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पीएटी के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है। एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर क्या होता है आपका? 1 टन तेल बराबर। क्या होता है? 1 टन तेल बराबर। इसके बाद निम्न में से पीएटी के अंतर्गत नहीं आता है वाणिज्यिक भवन आपके पीएटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसके? पीएटी के अंतर्गत। इसके बाद 51 नंबर की अगर हम बात करें, ठीक, यहाँ से आपके 5वें लेसन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि ल्यूमेंट प्रति वर्ग मीटर का क्या कहा जाता है? ल्यूमेंट प्रति वर्ग मीटर को हम क्या कहते हैं? दोनों, लक्स और मीटर कैंडल दोनों कहते हैं। आपका लक्स और मीटर कैंडल बराबर आपका होता है ल्यूमेंट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, LM प्रति M स्क्वायर। ठीक। दूसरा आपका आता है कि ल्यूमेंट सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को क्या कहते हैं? ल्यूमेंट सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ल्यूमेंट ही कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कोई भी लाइट स्रोत कितनी दिखने वाली प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एफिकेसी कहते हैं। एफिकेसी बराबर आपका होता है ज्योति फ्लक्स बटे आपका शक्ति। 40 आपका देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत ऊर्जा को निम्न में से किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो आपका ये सभी प्रकाश ऊर्जा में, ठीक, प्रकाश आपका विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में और विद्युत रसायन ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को इन सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? सड़कों व समुद्री तटों पर। ठीक, समुद्री तटों पर और आपकी सड़कों पर सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। 40 वाट की आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब कितनी लंबी होती है? 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब आपकी 120 सेंटीमीटर लंबी होती है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हैलोजन लैंप में कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो हैलोजन लैंप में आपकी नाइट्रोजन गैस और आपकी नियोन गैस, ये दोनों भरी होती हैं। इसके बाद आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एलईडी लैंप में एक शक्ति कारक है। एलईडी लैंप में एक शक्ति कारक क्या है आपका? आपके लैगिंग। ठीक, लैगिंग है आपका एक शक्ति कारक।
इसके बाद कारण। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन काल कितना होता है आपका 6000 घंटे का होता है। किसी दीप्त वस्तु द्वारा प्रति सेकंड छोड़ी गई प्रकाश ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी ल्यूमेंट फ्लक्स कहलाती है। 11 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि हेलोजन लैंप में फिलामेंट कौन सा लगा होता है आपका देखिए टंगस्टन का फिलामेंट आपका लगा होता है हेलोजन लैंप में। सोडियम वेपर लैंप। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में कौन कौन सी गैस भरी होती है। तो सोडियम वेपर लैंप की आपकी ट्यूब में सोडियम पाउडर और प्लस आपका नियोन गैस, सोडियम पाउडर और नियोन गैस ये दोनों जो कि है भरी हुई होती हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ल्यूमेंट इकाई है। ल्यूमेंट इकाई क्या है आपका फ्लक्स की। ल्यूमेंट इकाई क्या है फ्लक्स की इकाई है आपका ल्यूमेंट। किसी प्रकाश साधन के धरातल के समकोण पर उत्सर्जित होने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं हम ज्योतिर्मयात। ठीक, ज्योतिर्मयता। ठीक, इसके बाद आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रकाश ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं हम प्रकाश शक्ति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के बल्बों में एक प्रकार का बल्ब वह है जिसे बदलते समय भी नंगे हाथों से छूना नहीं चाहिए। उस लैंप का नाम क्या है आपका सोडियम वेपर लैंप। इसको देखिए अगर आपका ये बंद भी है तो भी आपको इसको नंगे हाथों नहीं छूना चाहिए। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि फ्लड लाइट में कौन सा लैंप प्रयोग करते हैं। तो हेलोजन लैंप हम प्रयोग करते हैं फ्लड लाइट में। ठीक है, इसके बाद आता है आप 18 नंबर का क्वेश्चन कि सोडियम वेपर लैंप कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप, एक होता है आपका उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप वोल्टेज पर बनाए जाते हैं। किस वोल्टेज पर बनाए जाते हैं आपके सभी पर 45 पर आपका 60 ठीक आपके 140 वाट इन सभी पर आपके सोडियम वेपर लैंप बनाए जाते हैं। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका CFL का फुल फॉर्म होता है आपके कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आपके CFL का फुल फॉर्म होता है। और CFL के अगर हम औसतन जीवन की बात करें तो आपका होता है 6000 से आपका 15000 घंटे, 6000 से 15000 घंटे का होता है। LED का फुल फॉर्म क्या होगा लाइटिंग इमिटिंग डायोड। ये सभी लोग आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, इन सभी के फुल फॉर्म। LED बल्ब की औसत आयु कितनी घंटे की होती है आपके देखिए 35000 से 50000 घंटे की आपके LED की औसत आयु होती है। सबसे ज़्यादा औसत आयु किसकी होती है LED की ही होती है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि DG सेट का फुल फॉर्म क्या है डीजल इंजन जनरेटर सेट। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि मरकरी वेपर लैंप का जीवन काल कितने घंटे का होता है 5000 घंटे का होता है। मरकरी वेपर लैंप की दक्षता कितनी होती है 30 से 40 ल्यूमेंट प्रति बार्ग। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आर्क लैंप की दक्षता कितनी होती है आपकी 40 से 65%। कितनी 40 से 65%। अब थोड़े हम स्पीड में सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, 28 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का तापमान कितना होता है आपके देखिए 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। हेलोजन लैंप की आयु कितनी होती है 2000 घंटे की। ठीक, हेलोजन लैंप की दक्षता कितनी होती है 22 से 33 ल्यूमेंट प्रति वाट। 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा डीजल इंजन संचालन का अंतिम चरण है आपका निकास स्ट्रोक आपका डीजल इंजन का आखिरी सिरा होता है। DG सेट की शक्ति आवश्यकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है आपके अधिकतम लोड के कारण। ठीक, मैक्सिमम लोड से आपकी इसकी जो कि दक्षता अधिकतम की जाती है। 33 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डीजल उत्पादन सेट की दक्षता का मूल्य होता है कितना होता है आपका 80% से ऊपर। कितना 80% से ऊपर। DG सेट का डिजाइन किया गया पावर फैक्टर है आपका 0.8। कितना 0.8। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा लॉस जो DG सेट में सबसे कम होता है आपका अल्टरनेटर लॉस DG सेट में सबसे कम होता है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात की सीमा कितनी होती है आपकी 14:1 से 25:1 तक। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका लोड की विशेषताएं जो DG सेट के कुशल उपयोग को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी ऑल पावर फैक्टर, अनबैलेंस लॉस और आपका देखिए क्या क्षणिक भार, ये सभी जो कि है लोड को प्रभावित करती हैं। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है कि GCP का फुल फॉर्म क्या होता है। GCP का फुल फॉर्म होता है जनरेटर कंट्रोल पैनल। 39 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि पेट्रोलियम अनुसंधान एसोसिएशन का गठन कब हुआ था 1977। अगर देखिए 1977 आए या आपका 1978 आए तो इन दोनों में से आप एक लगाएंगे। ठीक, और इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन में आएगा। इन दोनों के बीच ही जो कि है आपके पेट्रोलियम अनुसंधान एसोसिएशन की गठन हुआ था। 40 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपका
केंद्रीय सरकार ने किस सन में 50,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू की थी? तो आपका 2003 से 2004 के बीच। 41 नंबर का क्वेश्चन है 41 नंबर का कि दिल्ली में कचरे द्वारा कितनी किलोवाट क्षमता उत्पादन की परियोजना शुरू की गई थी? तो 9 मेगावाट। कितनी? 9 मेगावाट। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा उपकेंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। ऊर्जा संरक्षण एक्ट BEE 2001 का प्रधान कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। BEE का सभी लोग फुल फॉर्म बताएं। BEE का सभी लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिख दें या लाइव चैट में फुल फॉर्म लिख दें जल्दी से। BEE का फुल फॉर्म बताएं। सभी लोग BEE का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से। पवन चक्की द्वारा उत्पादन की जाती है। क्या की जाती है? यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? थर्मल पावर। निम्न में से गैर परंपरागत स्रोत क्या है? पवन। ऊर्जा की अनुभूति होती है किनके कारण? ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में। आपके प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ऊर्जा कितने प्रतिशत होती है? 85%। तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम चालक की चालकता कितनी होती है? आपकी 60%। सौर ऊर्जा उपकेंद्र की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1982 में। देखिए 100 क्वेश्चन जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 100 MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन आप कर चुके हैं। अब 100 MCQ टाइप क्वेश्चन आपके और बचे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लेसन 6 के MCQ टाइप क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ऊर्जा की इकाई कौन सी है? देखिए ये सभी जूल। ऊर्जा की इकाई हम किस किस से लिखते हैं? न्यूटन प्रति मीटर, जूल और वाट प्रति सेकंड से। आपकी ऊष्मीय ऊर्जा का मानक क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? आपका जूल है। शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है? दोनों। ठीक, वाट और किलोवाट दोनों होते हैं। MTOB ऊर्जा की इकाई कितने जूल के बराबर होती है? आपका 4.186 × 10 की पावर 16। कितना? आपका 4.186 × 10 की पावर 16। 5वें नंबर का इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा किए थे? किलोवाट। ठीक, किलोवाट हावर, किलोवाट घंटा के द्वारा। आपका बॉयलर या भाप जनित्र की क्षमता कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 10 गैलन होनी चाहिए। 7वें नंबर का है कि कूलिंग टावर में ऊर्जा बचत करने के लिए कितने समय पर सॉफ्ट को ल्यूब्रिकेट करना चाहिए? तो कितने पर? एक, मतलब हर तीसरे महीने में जो कि हमें इसकी ऑयलिंग करनी चाहिए, अच्छे से इसका मेंटेनेंस भी रखना चाहिए हर तीसरे महीने में। किस कूलिंग टावर में एल्यूमिनियम ऊपरी सिरे पर लगा होता है? तो आपका देखिए फोर्स्ड ड्राफ्ट आपका कूलिंग टावर में कॉपर एल्यूमिनियम जो कि ऊपर सिरे की ओर लगा होता है। देखिए ओपन कूलिंग टावर नहीं रखता है क्या? प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता बढ़ती है। तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता कब बढ़ती है? जब भाप का उच्च दाब क्या होता है? प्रयोग करने पर। भाप का उच्च दाब प्रयोग करने पर तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता जो कि ये बढ़ जाती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से अणुओं की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम आपका थर्मल एनर्जी कहते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि एनर्जी आपका थर्मल इंजीनियरिंग आधारित है किस पर है? थर्मोडायनामिक लॉ पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा की कितनी यूनिट होती है? ऊर्जा की 2 यूनिट होती है। एक होती है आपकी मूल इकाई, दूसरी होती है स्रोत आधारित इकाई। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 BTU कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 BTU बराबर आपके होता है 1055। आपका 1055 मतलब कि 1055 जूल के बराबर। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि लो प्रेशर बॉयलर में कितने दाब पर भाप उत्पन्न हो जाती है? ठीक, आपके 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि लो पावर बॉयलर में कितने दाब पर भाप उत्पन्न होती है? मीडियम प्रेशर बॉयलर में कितने दाब पर आपकी भाप उत्पन्न होती है? ठीक, तो लो प्रेशर बॉयलर में 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी मीडियम प्रेशर बॉयलर में 16 से 35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। हाई टेम्परेचर पर 35 से 180 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और सुपर हाई प्रेशर बॉयलर में 180 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर आपकी भाप उत्पन्न हो जाती है। 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि निम्न क्षमता बॉयलर। देखिए लो कैपेसिटिव बॉयलर, इन बॉयलर में 10 टन प्रति घंटे की दर से ऊर्जा उपजाई जाती है या भाप उपजाने वाले बॉयलर आते हैं। मीडियम कैपेसिटी बॉयलर में 10 टन से 100 टन प्रति घंटे। ठीक, हाई कैपेसिटी बॉयलर क्या होते हैं आपके 100 टन प्रति घंटा। 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोकरन बॉयलर में अधिकतम कितने दाब पर भाप
भाप बनाई जाती है तो 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 नंबर का है क्वेश्चन कि आपके कोकरन बॉयलर की क्षमता कितनी होती है, आपकी 3600 किलोग्राम प्रति घंटा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कोकरन बॉयलर के अंतर्गत कौन से बॉयलर आते हैं, तो कोकरन बॉयलर के अंतर्गत ये सभी बॉयलर आते हैं आपके, देखिए बेबकॉक, ठीक, और आपके बिलकॉक्स और आपके स्टर्लिंग बॉयलर, ये सभी बॉयलर आपके कोकरन बॉयलर के अंतर्गत आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि स्टर्लिंग बॉयलर में भाप का उत्पादन कितना होता है आपका, इसमें होता है आपका 60 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका तापमान होता है 400 डिग्री सेल्सियस। कितना? 400 डिग्री सेल्सियस। स्टर्लिंग बॉयलर की वाष्प उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है, 50,000 किलोग्राम प्रति 50,000 किलोग्राम प्रति घंटा। कितनी? 50,000 किलोग्राम प्रति घंटा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि लेमोंट बॉयलर में भाप उत्पन्न दाब लेमोंट बॉयलर में कितने दाब पर भाप उत्पन्न हो जाती है, तो 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर आपकी भाप उत्पन्न होती है और इसका तापमान होता है 500 डिग्री सेल्सियस। कितना? 500 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका 24 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लेमोंट बॉयलर में कितने की दर से अति तप्त भाप उत्पन्न होती है, मतलब कि बहुत अधिक गर्म एक्स्ट्रा हीट आपकी कितने पर होती है, आपकी 45 से 50 मीट्रिक टन प्रति घंटे। 45 से 50 मीट्रिक टन प्रति घंटे। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि आपके बेंसोन बॉयलर की वाष्प क्षमता कितनी होती है, तो आपकी बेंसोन बॉयलर की वाष्प क्षमता होती है 1,40,000 किलोग्राम प्रति घंटा। 1,40,000 किलोग्राम प्रति घंटा और इसका जो तापमान होता है वो होता है 650 डिग्री सेल्सियस। कितना? 650 डिग्री सेल्सियस। 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बेंसोन बॉयलर में कितने भाप उपजाई जाती है, कितनी भाप उपजाई जाती है, तो 200, ठीक, 200 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ताप शक्ति संयंत्र में कितने डिग्री सेल्सियस तक आपके अति तप्त भाप प्रयोग की जाती है, तो आपके देखिए आपकी 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक। MTOB का फुल फॉर्म क्या है आपके, देखिए मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट, ठीक। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कि आप फायर ट्यूब बॉयलर कितने भाप उत्पन्न करता है, तो 24.5 बार आपका भाप उत्पन्न करता है आपका कौन सा, फायर ट्यूब बॉयलर। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि वाटर ट्यूब बॉयलर कितना आपका 165 बार और आपका देखिए लैंसर बॉयलर आपका 15 बार जो कि है भाप उत्पन्न करता है। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले मोटर कौन से होते हैं आपके, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। LED लैंप में एक शक्ति कारक क्या होता है आपका, LED लैंप में एक शक्ति कारक आपका होता है लैगिंग होता है। सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन काल कितना होता है, 6000। किसी पदार्थ का उपयोग निरंतर 10 बार वायरिंग के लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्यूज को सदैव किस वोल्टता साइज में प्रयोग किया जाता है, तो उच्च, ठीक, उच्च इसका आंसर होगा। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 36 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि सौर ऊर्जा उपकेंद्र की स्थापना कब हुई थी, सौर ऊर्जा उपकेंद्र की स्थापना हुई थी 1982 में। I2R लॉसेस कहलाते हैं आपके कॉपर लॉसेस। BEE का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। BEE की स्टार रेटिंग कौन से उपकरण पर निर्भर करती है, इन सभी पर, कंप्यूटर, मोटर, पंखा, टीवी, हमने और भी आपको बताए थे। पावर फैक्टर को किससे, cos5 से लिखते हैं हम। आभासी शक्ति बराबर क्या होता है, वास्तविक शक्ति या वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, तो पावर फैक्टर बराबर आपका होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ड्राई ट्रांसफार्मर में कूलिंग किसके द्वारा की जाती है, तो आपके साधारण वायु के द्वारा, जो आपकी प्रकृति की वायु होती है उसी के द्वारा इसमें कूलिंग की जाती है। 41 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आपके होते हैं। एक होता है आपका AC तथा DC सप्लाई सिस्टम और दूसरा होता है ओवरहेड और आपका अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि शुद्ध पेट्रोलियम किसके कैसी ऊर्जा है, शुद्ध पेट्रोलियम आपकी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। कौन सी है, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है, कोयले से बनाई जाती है। आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, ये सभी हैं आपके पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा आपके और आपके सौर ऊर्जा। भारत में कोयले का भंडार कितने समय तक के लिए, 200 वर्ष के लिए है। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में कब रखा गया, 8 मार्च 2010 को। कितना, 8 मार्च 2010 को। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि BEE का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। BEE का कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। नियोन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है, दोनों आपकी नियोन और आपकी हीलियम, ये दोनों गैसों का मिश्रण भरा जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, आपकी 28 से 30%।
40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब कितनी लंबी होती है आपकी? 120 सेंटीमीटर लंबी होती है, 120 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब देखिए आपके 7, 8, 9, 10 जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन है इन सभी लेसनों में, उन सभी को कवर किया जाएगा। ठीक, आपके देखिए ECBC कब लागू किया गया है? ECBC कब लागू किया गया आपका? मई 2007 में। मई कितना? 2007 में। मई 2017 तक कितने प्रदेशों में ECBC लागू कर दिया गया था? तो 9 प्रदेशों में लागू कर गया था। ECBC का आपका शुभारंभ किस मंत्री ने किया था? तो ऊर्जा मंत्री ने किया था इसका शुभारंभ। ECBC के सफल अनुपालन से वर्ष 2030 तक कितने इकाई की ऊर्जा बचत हो सकती है? तो आपके 300। कितने? 300। इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ECBC में वाणिज्य भवन के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक कितना तय किया गया है? तो 100 किलोवाट। ठीक, कितना? 100 किलोवाट। ECBC का फुल फॉर्म क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। निम्न में से किस प्रदेश में ECBC को लागू नहीं किया जाता है? किया गया तो गुजरात में, जो कि लागू नहीं किया गया है। ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? इनमें से कोई नहीं। आपका देखिए इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि साधारण 100 वाट के बल्ब के स्थान पर आपके कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आपका CFL का प्रयोग करके कितनी ऊर्जा बचा सकते हैं हम? आपका 75 से 80% ऊर्जा बचा सकते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक टीवी को स्टैंड बाइज मोड में रखने पर एक वर्ष में कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है? आपकी 70% जो कि ये बिजली आपकी खर्च होती है। इसके बाद आपका अपशिष्ट ऊष्मा की प्राप्त का स्रोत क्या है? अपशिष्ट ऊष्मा की प्राप्त का स्रोत क्या है? कूड़ा कचरा। ठीक, इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? आपका कूड़ा कचरा है। कूड़े कचरे से जो आपकी विद्युत बनाई जाती है वो सबसे सरल और सस्ता है। 13 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सह उत्पादन के अंतर्गत कौन सी प्रणाली नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी प्रणाली जो कि आती हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि गैस टरबाइन का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज़ों में गैस टरबाइन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती है? तो 8 प्रकार की आपकी हीट रिकवरी यूनिट होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कचरे के सीधे दहन से कौन सी गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है? तो CO2 ज़्यादा उत्पन्न होती है। इसके बाद आपका 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कचरे से ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया में ज़्यादातर कचरे के सीधे दहन द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोनों, विद्युत ऊर्जा और आपका ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि कचरे के सीधे दहन से उत्पन्न गैस कौन सी होती है? CO2 गैस से खतरा पैदा होता है। कौन सा? आपके ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो CO2 का ही होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किस तकनीक द्वारा कचरे को अपचारित करके दहनशील गैस और हाइड्रोजन तथा सिंथेटिक ईंधन उत्पन्न किया जा सकता है? तो ऊष्मीय तकनीकी द्वारा। नोट इसके बाद है कि गैस टरबाइन की सीमा कुछ मेगावाट से आपकी 100 मेगावाट के बीच भिन्न होती है। ठीक, बीच भिन्न होती है। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन कि ऊर्जा बचत के लिए किस बल्ब का प्रयोग करना चाहिए? ऊर्जा बचत के लिए हम LED का प्रयोग करें। अगर हम LED का प्रयोग करते हैं तो हम ऊर्जा अर्थात बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। आपके देखिए एयर कंडीशनर को किस तापमान पर रखने से ऊर्जा की बचत होती है? एयर कंडीशनर को हम किस तापमान पर रखें कि हमारी ऊर्जा की बचत हो जाए? तो 24 डिग्री से आपका 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। कंप्यूटर में ऊर्जा संरक्षण कितनी किया जा सकता है? क्या? दोनों। आपकी मॉनिटर की चमक कम करके और आपके मॉनिटर को निष्क्रिय मोड में डाल के। ठीक है। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कलर टेलीविज़न में ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ये सभी टीवी की आवाज़ कम करके, टीवी की स्क्रीन की चमक कम करके, ब्राइटनेस कम करके और BEE द्वारा रेटिंग टीवी खरीद कर। BEE हमने आपको बताया था कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसमें आपकी 5 स्टार रेटिंग होती है। जितनी अधिक आपकी रेटिंग होगी उतनी ही वो आपका उपकरण जो होगा, जिसमें जैसे कि आपकी किसी उपकरण की 5 स्टार की रेटिंग है तो इसका मतलब है कि वो उपकरण आपकी कम बिजली खाएगा। ठीक है। रसोई घरों में ऊर्जा संरक्षण कैसे किए जा सकते हैं? दोनों। देखिए, खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करके, दाल चावल सोयाबीन की
बड़ी को पकाने से पहले अच्छी तरह से उन्हें धो लें, ठीक। इससे जो कि है आपका खाना जल्दी पक जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि वाहनों में ऊर्जा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। अगर समय पर सर्विस कराते रहें और अगर 2 मिनट से ज़्यादा कहीं पर आपका वाहन खड़ा करें तो उसको जो कि है उसके इंजन को बंद कर लें। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा का संरक्षण कैसे करते हैं। तो इन सभी के द्वारा, ठीक। एसी में ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। एसी को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर रखकर, कमरे ठंडा होने पर आपके फ़ैन का उपयोग करके, ठीक। जब कमरे में कोई ना हो तो एसी को बंद करके हम एसी में ऊर्जा को बचा सकते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि वाटर हीटर में ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं। थर्मोस्टर को आपके न्यूनतम करके, आपके कुचालक टैंकों का प्रयोग करके, आपके टाइमर का प्रयोग करके। 10वें लेसन के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि लघु ऑर्डिंग को किस नाम से जाना जाता है, ये सभी, ठीक है। इसके बाद विस्तृत ऊर्जा अंकेक्षण कितने चरण किया जाता है। तो 3। मशीन की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता किसे कहा जाता है। तो इन दोनों को, ऊर्जा आपकी उपयोगी ऊर्जा, निर्गत को आपकी निवेश ऊर्जा को। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संकेक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये सभी आपके ऊर्जा प्रवाहन की जांच, आपके सर्वेक्षण और आपके विश्लेषण, ये सभी जो कि आपके ऊर्जा अंकेक्षण के अंतर्गत आते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि विस्तृत ऑडिट को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो आपके व्यापक ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है विस्तृत ऑडिट को। 35 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ऊर्जा अंकेक्षण के अध्ययन में निम्न में से ऊर्जा मतलब कौन सी बात आती है आपकी। ये सभी बातें आती हैं। ऊर्जा खपत का अंकेक्षण, ठीक। कार्य क्षेत्र की समान जांच और आपके ऊर्जा का मूल्यांकन एवं विश्लेषण। इसके बाद आपका देखिए ऊर्जा लेख परीक्षा क्या होता है। जो ऊर्जा का उपयोग कैसे, कहाँ और किस तरह परिवर्तित होगा बताती है। यह ऊर्जा उपयोग घटाने की अवसर प्रदान करती है, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि विद्युत प्राचलों जैसे आपके वोल्टेज, विद्युत धारा, शक्ति गुणक आदि को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग हम करते हैं। तो आपके ऊर्जा विश्लेषण, आपके पावर एनालिसिस, ठीक। इसकी मेमोरी कितनी होती है आपकी 2 GB की इसकी मेमोरी होती है। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पंप पानी तथा अन्य तरल के प्रवाह को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का उपयोग करते हैं। नलिका के अंदर वायु का वेग मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं। पेट्रोल ट्यूब का यूज हम करते हैं। वायु का वेग मापने के लिए किसका यूज करते हैं आपके अमेनोमीटर का भट्टी की गर्म सतह के तापमान को मापने के लिए हम करते हैं इन्फ्रारेड थर्मेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फायराइड का उपयोग किस में करते हैं। फायराइड का उपयोग हम O2 के मापने के लिए भी और CO2 को मापने, O2 और CO2 दोनों को मापने के लिए करते हैं किसका, फायराइड का उपयोग, ठीक है। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है कि पवन कितने प्रकार की होती है। पवन आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है प्लैनेटरी पवन, ठीक, और दूसरी होती है स्थानीय पवन। 2 तरह की आपकी जो कि ये पवन होती है। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 40 वॉट की फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक, कितने लंबी होती है। तो आपकी 120 सेंटीमीटर। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात की सीमा कितनी होती है आपकी 14:1 से 25:1 तक। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि लोड की विशेषताएं जो डीजी सेट के कुशल उपयोग को प्रभावित करती हैं। तो पावर फैक्टर, आपका अनबैलेंस लॉस, ट्रांजिस्ट लोड और आपका ये सभी। कोयला एक कैसा ऊर्जा स्रोत है। कोयला कैसा ऊर्जा स्रोत है, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है। कोयला आपका एक अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कोयला एक अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, 49 और 50 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना कब शुरू की गई थी। 1981 से 82 तक। बायोमास स्रोत में कुल उत्पादित बिजली की मात्रा है कितनी है, 19,500। पेट्रोलियम संसाधन अनुसंधान एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, 1977 से 78 के बीच में, 1977 से 78 के बीच में दिसंबर में, ठीक है।